भूत बंगला मूवी के शुरुआत में ही जिस प्रकार टाइटल को रिवील किया जाता है वो मुझे बचपन के एक हॉरर टीवी शो की याद दिला देता है जिसका टाइटल था फिर कोई है। पर मेरे मन में ये प्रश्न आते हुए भी कि क्या ये पूरी फिल्म एक सस्ते टीवी सीरियल के जैसी फील होने वाली है, उसके बाद भी मैं होपफुल था। पर फिल्म आगे बढ़ते ही मुझे रियलाइज होता है कि इस फिल्म का प्लॉट तो चुराया गया है लाइट्स आउट फिल्म से, कुछ प्लॉट के हिस्से चुराए गए हैं टीवी शो गोस्ट और फ्रॉम से। मैं अपने आप से फिर पूछता हूँ कि हॉरर जॉनरा में पहले से जो बन चुकी फिल्म है क्या ये उन फिल्मों की कॉपी होने वाली है? क्या डायरेक्टर के दिमाग में बस यही रहा है कि दूसरी फिल्मों को बहुत सारी को देख लेता हूँ, जो सी चीजें अच्छी लगेगी उनको निकाल लूंगा और फिर एक नया प्रोडक्ट बना लूंगा। ये कोई हॉरर मूवी नहीं है, ये हॉरर कॉमेडी है। तो कॉमेडी इसका सेविंग फैक्टर अब भी हो सकती है, मैं अपने आप को विश्वास दिलाता हूँ। पर शुरुआत से ही इनकी कॉमेडी अटेम्प्ट्स में तुम्हें हंसी बिल्कुल ना आती हो, लेकिन एक घिन की भावना अवश्य आने लगती है, क्योंकि ये फिल्म बार बार रिपीटेडली हिंदुइज्म को मॉक करती है। पर साथ ही साथ ये फिल्म क्रिश्चियनिटी को अच्छी लाइट में दिखाती है। मैं अपने आप को फिर भी मनाने का ट्राई करता हूँ, लेकिन उसके बाद तो ये फिल्म सारी लिमिट क्रॉस कर देती है जब ये भगवान श्री कृष्ण को ही डीमन के रूप में पोर्ट्रे करने का प्रयास करती है, लिटरली क्रिश्चियनिटी को अच्छा दिखाने के लिए। क्रिश्चियनिटी के प्रिंसिपल को टू द पॉइंट फॉलो करते हुए जहाँ पे पेगन्स गॉड्स को डीमंस के रूप में पोर्ट्रे करना है, मेकर्स का ये इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। बार बार तुम्हारे फेस में ये इंटेंशन लगा दी जाती है कि देखो ये आ गए भाई डीमंस, और स्क्रीन पे हमें दिख रहा है डीमन भला कौन है, वो भगवान श्री कृष्ण है। इसके सिवाय जो बचे हुए कॉमेडी सीन्स है वो देखते हो कि तुम ग्रैंड मस्ती फिल्म से कॉपी किए जा रहे हैं या अक्षय कुमार की ही पुरानी फिल्मों से कॉपी किए जा रहे हैं। बहन डर गई। कॉपी के सिवाय ओरिजिनल सीन्स को भी झेलना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें हंसी नहीं आएगी कॉमेडी सीन्स पे, बल्कि 2-3 बार मैं स्वयं भी हंसता हूँ। पर ये बहुत ही रेयर ओकेजन थे 3 घंटे की फिल्म में। फिल्म को देख के तुम्हें रियलाइज होगा कि डायरेक्टर प्रियदर्शन कुछ नया क्रिएट करना नहीं चाहते, बल्कि अपनी ही लॉस्ट लेगेसी को फिर से जीना चाहते हैं। वही 15-20 साल पुराने प्लॉट्स को, कॉमेडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। फिल्म की कहानी को सार में बताए तो अर्जुन, जिस कैरेक्टर को अक्षय कुमार प्ले कर रहा है, वो अपनी बहन की शादी मंगलपुर में करवाना चाहता है, एक आलीशान बड़े घर में जो घर उन्हें विरासत में मिला है। पर उस महल का बूढ़ा मैनेजर अर्जुन को बताता है कि वधूसुर नाम का एक राक्षस आएगा और दुल्हन को उठा ले जाएगा यदि इस घर में शादी करवाई गई। इस फिल्म की लीड्स की बात करें तो अक्षय कुमार को ही मेन बैगेज दिया गया है इस फिल्म को उठाने का, कैरी करने का। बाकी सारे कैरेक्टर्स को तो डायलॉग भी नहीं दिए गए, उन्हें ये भी नहीं कहा गया भाई तुम प्रयास करो, जैसे कि मेकर्स उन लेजेंडरी कॉमेडी कैरेक्टर्स का यूज ही नहीं करना चाहते थे, इन सारे एक्टर्स का यूज नहीं करना चाहते थे। इसलिए सभी सीन्स में अधिकतम डायलॉग्स तुम्हें बार बार अक्षय कुमार के ही सुनने को मिलेंगे, जहाँ पे अक्षय कुमार चिल्ला चिल्ला के बैक टू बैक डायलॉग्स को डिलीवर कर रहा है, खूब तुम्हें हंसाने का प्रयास कर रहा है। और जब तुम्हें हंसी नहीं आती तो तुम्हें फ्रस्ट्रेशन फील होती है और स्क्रीन पे जो तुम दिख रहा है उसको तुम अनोइंग मानने लगते हो, यानी कि अक्षय कुमार को तुम अनोइंग मानने लगते हो कि यार ये बंदा कितना अनोय करेगा। अक्षय कुमार का जहां इस फिल्म में ओवर यूज किया गया है, वहीं दूसरे एक्टर जैसे कि परेश रावल, राजपाल यादव, असरानी, इन सभी कॉमेडी वाले जॉनरा में महारत पहले से ही हासिल कर चुके एक्टर्स का अंडर यूज किया जाता है। इन्हें बस स्क्रीन पे यूं रखा जाता है कि सामने डायलॉग अक्षय कुमार डिलीवर करेगा और ये बस बैकग्राउंड में खड़े रहेंगे। हो सकता है बीच में आके कहीं चाटा वाटा खा ले या फिर अपना पिछवाड़ा जला ले, और लिटरली पिछवाड़ा जलाने वाला सीन तुम्हें 3 बार देखने को मिलता है सेम कैरेक्टर के साथ। एक चीज को कितनी बार रिपीट करोगे मेकर्स? अक्षय कुमार जब अपना मुंह पोंछने लगता है वाला सीन आता है जो तुमने ट्रेलर में भी देखा है, वो सीन भी 3 बार रिपीट किया जाता है। पहले में यदि हमें हंसी नहीं आ रही तो दूसरी बार तीसरी बार भी नहीं आएगी। इस फिल्म की सबसे नेगेटिव चीज की यदि मैं बात करूं तो वो है इसकी राइटिंग, जो इसकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज होनी चाहिए थी, क्योंकि ये कॉमेडी जॉनरा को टच कर रही है। यहाँ पे वही भूल भुलैया जैसा ही प्लॉट है, क्योंकि वही नॉस्टैल्जिया ये क्रिएट करना चाहते तो वही स्टीरियोटाइप है, वही गंदगी है कि एक पढ़ा लिखा अंग्रेज लंदन रिटर्न कैरेक्टर है जो बैकवर्ड हिंदू रिचुअल्स को मॉक करता है, संस्कृत मंत्रों का मजाक उड़ाता है, पंडित का मजाक उड़ाता है, पंडित को बुल्ली करता है, उसे असोल्ट करता है, फर्दर उसे हैरेस करता है। उसके सिवाय जो बूढ़ा व्यक्ति होता है महल के भीतर उसको भी बुल्ली करता है, हैरेस करता है। और ये तुम्हें देख के बिल्कुल घिन आने लगती है कभी कभी कि ये बंदा एक बूढ़े व्यक्ति को और कितना हैरास करेगा, चिल्ला चिल्ला के, और ये कह रहा है हंस दो भाई मैंने डिलीवर किया है जो, वो भी एक एंग्री टोन में जब डिलीवरी होती है। एंग्री टोन में जब पंडित का गला पकड़ा जाता है और तुम्हें से कहा जा रहा है कि तुम हंसो, और पंडित को खींच के चाटा मार दिया जाता है और पंडित की गलती भी कुछ नहीं है। पर इनके अनुसार यही कॉमेडी है। मूवी के शुरुआत में ही एक्टर के मुंह से बुलवा दिया जाता है कि इस पंडित को मतलब जरूर पीटूंगा, जरूर थप्पड़ मारूंगा, और फिर बाद में किसी और पंडित को सच में मार दिया जाता है थप्पड़, बिना बात के, किसी प्रकार का कोई रीजन नहीं। पंडित वहां पे किसी प्रकार का कोई इविल नहीं या फिर उसने कोई गलत काम नहीं किया। उसे जितना काम दिया गया कि कुंडली मैच करो और उसके बाद मुहूर्त दे, सही काम, उसने अपना जॉब कर दी। पर अक्षय कुमार का कैरेक्टर फिर भी उसको थप्पड़ मारना चाहता है, उसे पीटना चाहता है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। मैंने जैसा कि तुम्हें बताया, राइटिंग में फिल्म पूरा प्रयास करती है कि क्रिश्चियनिटी को गुड लाइट में दिखाना है और हिंदुइज्म को ज्यादा से ज्यादा मॉक करना है, पंडितों को बिना किसी कारण के पीट देना है। और यहाँ पे वो बहाना नहीं चलेगा कि कॉमेडी सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव होने के लिए पहले कॉमेडी होनी चाहिए, क्योंकि मैं कपिल शर्मा शो को एंजॉय नहीं करता अभी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं नहीं बता सकता कि कपिल शर्मा शो वास्तविक में कॉमेडी शो है और छोटे बच्चे या फिर बड़े बूढ़े आप भी एंजॉय करते होंगे उस शो को। तो तुम बता सकते हो कि कौन सा सीन कॉमेडी पर्पज से बनाया गया है, कौन से सीन की इंटेंशन केवल मॉक करना है, और वहां पे हंसी तुम्हें कभी भी नहीं आएगी क्योंकि एक्टर्स की, कैरेक्टर्स की टोन बदल जाती है। वहां पे वो कॉमेडी पर्पज से टोन नहीं दे रहे, वहां पे वो एंग्री टोन दे रहे हैं। पंडित की आंखों से आंसू निकाल दिए जाते हैं। एक इनोसेंट
पंडित जिसका कोई दोष नहीं, जिसे बिल्कुल अंधेरे में रखा गया है, कोई जानकारी नहीं दी गई उसे कि घर में कोई भूत वगैरह भी है, उसकी आंखों से आंसू निकाले, उसको बुली किया, मजा आ गया भाई। ये है इस फिल्म में राइटिंग। और यही हिंदुइज्म को मॉक करने वाले सीन्स में दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर में इंग्लिश सुपीरियोरिटी है भाई, कि वो तो इंग्लिश कल्चर को बिलोंग करता है, इसलिए वो सुपीरियर है। तो इस फिल्म के राइटर्स मानसिक रूप से कितना इनसिक्योर है, कितना इंफीरियर अपने आप को पाते हैं, उस चीज का तुम अनुमान लगा लो। विलन की यदि बात करें तो मैं पहले तुमसे पूछूंगा कि बात करें ही क्यों। इस फिल्म में तुम्हें रियलाइज ही नहीं होता कि कोई विलन है भी। एक हवा क्रिएट कर दिया जाता है कि वधूसुर आएगा, लेकिन तुम्हें रियलाइज होता है कि वधूसुर कभी नहीं आएगा। स्टोरी को रिवील किए बिना मैं एक चीज पहले से ही बता देना चाहता हूँ कि विलन का पार्ट भी अक्षय कुमार ने ही प्ले किया है, बस दाढ़ी मूंछ और बढ़ा दी गई है, उसके सिवाय दांत निकाल दिए गए हैं और उसको ड्रैकुला जैसा रूप दे दिया गया है। क्या ये वास्तविक में एक डरावना विलन लगता भी है? बिल्कुल नहीं। क्या ये विलन बोलता भी है पूरी फिल्म में? बिल्कुल नहीं। क्या ये जब मेन हीरो को काउंटर करता है उसके बाद किसी प्रकार का कोई वाद विवाद होता है? बिल्कुल भी नहीं। और विशेषकर जो हीरो और विलन के बीच में रिलेशन है उसके बाद कोई वाद विवाद क्यों नहीं होता? क्या हमने इनविंसिबल नहीं देखी है जहाँ पे दो कैरेक्टर्स के बीच का रिलेशन, जो यहाँ पे विलन और हीरो का रिलेशन है, वो हमने देखा है इनविंसिबल में किस प्रकार प्ले करता है। हमने देखा है कि वो रिसेंटली द बॉयज में किस प्रकार वो रिलेशन प्ले करता है जब वो आपस में टकराते हैं। अब उन्हें देखो वो क्या पीक है और इसे देखो ये क्या गारपेज है। और विलन को जिस प्रकार ड्रैकुला जैसा दिखाने का प्रयास किया गया उसी की बात किया जाए तो एक फिल्म थी जो मैंने बचपन में देखी थी, वैन हेल्सिंग के नाम से। ये वो दिन थे जब मेरे पास इंटरनेट भी ढंग से नहीं होता था, लेकिन तब मैंने ये फिल्म देखी थी और हद से ज्यादा बिलीवेबल थी। तब भी वो ड्रैकुला वैन हेल्सिंग में ज्यादा बिलीवेबल था, ज्यादा डेंजरस था, ज्यादा तुम्हें उससे भय की फीलिंग आती थी। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। इस फिल्म में विलन ना भी होता तो भी कोई अंतर नहीं। क्लाइमैक्स किसी भी प्रकार से डिजाइन नहीं किया गया कि वो स्टोरी को सपोर्ट कर सके। वो बस ये सोचा गया है मेकर्स के द्वारा कि जल्दी से इस फिल्म को समाप्त करते हैं। सपोर्टिंग कास्ट में एक और कैरेक्टर है काली के नाम से। सबसे पहले उसे स्क्रीन पे दिखाया जाता है अंतिम संस्कार वाली जगह पे, और जहाँ पे वो डायलॉग डिलीवरी करता है तो तुम्हें ऐसा लगता है चैट जीपीटी स्वयं बोल रहा है। वो अटक अटक के रोबोटिक वॉइस में डिलीवरी करता है डायलॉग्स की। तुम्हें सच में लगता है कि क्या ये मेकर सीरियस भी है इस फिल्म को लेके? ये इस फिल्म के शुरुआत में ही इतनी पुअर डिलीवरी वाले डायलॉग्स को कैसे दिखा सकते हैं? पर मेकर्स एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के बारे में सीरियस नहीं थे। अक्षय कुमार के पास यदि मान लो कहीं 200 डायलॉग हैं तो परेश रावल और राजपाल यादव के पास गिनती के 30 से 50 डायलॉग हैं। इन लेजेंडरी एक्टर्स को केवल नॉस्टैल्जिया इफेक्ट के लिए यूज किया गया है कि देखो ये वाले एक्टर्स भी हमारी फिल्म में हैं। और लिटरली क्लाइमैक्स शुरू होने से पहले इन सभी कॉमेडी वाले कैरेक्टर्स को महल के कमरों के भीतर बंद कर दिया जाता है। लिटरली मानो हॉरर कॉमेडी में कॉमेडी को ही लॉक कर दिया गया है और अब फिल्म कह रही हो अब बस हॉरर एस्पेक्ट बचा है और केवल अक्षय कुमार करेंगे सारा सब कुछ, जो कि अच्छा डिसीजन नहीं था क्योंकि क्लाइमैक्स बहुत बुरा है और उसका बड़ा श्रेय अब अक्षय कुमार के पास जाएगा कि अक्षय कुमार के कारण वो बुरा है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि बॉलीवुड में क्या वो क्षमता भी बची है कि वो अपना खुद का कुछ ओरिजिनल क्रिएट कर सके हॉरर कॉमेडी जोनरा में भी। मूवी की पेसिंग भी हद से ज्यादा अनइवन है। शुरुआत में ये फिल्म हद से ज्यादा कॉमेडी क्रिएट करने का प्रयास करती है, जहाँ पे एक सीन जो 20 सेकंड पे ही खत्म हो जाना चाहिए था उसको 2 मिनट तक खींचने का प्रयास करती है। इस प्रकार बहुत सारे स्ट्रेच सीन तुम्हें फील होते हैं। फिर लगभग 1 घंटा पूरा हो जाने के बाद ये फिल्म अपने आप को सीरियसली लेती है, हॉरर जोनरा में कूद जाती है और फिर अगले 20-30 मिनट के लिए तुम सीरियस हो जाते हो क्योंकि फिल्म बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस चल रही है। तुम देखना चाहते हो कि फिल्म में आगे क्या होने वाला है। पर जैसे ही इस फिल्म को तुम एंजॉय करने लगोगे यहाँ पे फोर्स्ड एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, जैसे कि रोमांस को, रोमांटिक गानों को, जिसका अर्थ है कि मूवी फिर से बोरिंग हो जाएगी और क्लाइमैक्स आ जाएगा। फिल्म के लव एंगल के बारे में भी मैं बात करना चाहूंगा। जरूरी नहीं है कि एक फिल्म के भीतर तुम्हें सारे जोनरा फिट कर देने हैं। अभी रिसेंटली हमने धुरंधर 2 देखी जिसके भीतर कोई लव एंगल नहीं है, किसी प्रकार का कोई रोमांटिक गाना नहीं है, कुछ भी नहीं, बल्कि लव के नोशन को ही मेन हीरो रिजेक्ट कर देता है और अपने मिशन पे फोकस करता है। यहाँ पे लव सीन्स, रोमांटिक प्लॉट एक डिस्ट्रैक्शन के जैसा लगता है जो कि हमें मेन कहानी से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो लव एंगल वाले सीन्स को, रोमांटिक गानों को, इन सबको हटा देना चाहिए था। बहुत सारे कॉमेडी सीन्स है जो स्ट्रेच कर रखे हैं उनको हटा देना चाहिए था। तो ये फिल्म कम से कम आधा घंटा कम हो जाती और ज्यादा एंगेजिंग बन जाती, फास्ट पेस बन जाती। सेकंड हाफ में चीजें इंटरेस्टिंग होने लगती है, लेकिन फिल्म क्योंकि पहले से एक बैक स्टोरी में चल रही है तो उसके भीतर एक और बैक स्टोरी दिखाई जाती है जिसके कारण फिल्म और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग होने लगती है। तुम मूवी की कहानी के साथ बने रहना चाहते हो और उसमें कोई समस्या नहीं है कि प्लॉट यदि और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है पर वो साथ में मजेदार भी हो। पर बैक स्टोरी के भीतर जो दूसरी बैक स्टोरी है उसमें भी कहानी बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, जिसको देख के तुम थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील करते हो। ये कोई बाहुबली वाला प्लॉट नहीं है कि बैक स्टोरी दिखाई जाएगी बाहुबली के पिता बाहुबली के बारे में और तुम खुश हो जाओगे पिछला प्लॉट देख के, युद्ध देख के। यहाँ पे बैक स्टोरी बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग है, प्रिडिक्टेबल है, हजारों फिल्मों में तुम देख चुके हो। इंटरमिशन वाला सीन भी इस मूवी का बिल्कुल फ्लैट होता है। मैं बताऊंगा नहीं किसको रिवील किया जाता है, लेकिन एक कैरेक्टर को रिवील किया जाता है और बस उसको 2 कदम आगे स्क्रीन पे आने को कहा जाता है और वो स्क्रीन पे आ जाता है और बस ये हो गया इंटरमिशन। स्क्रिप्ट में लेजीनेस भरी हुई है। पीक डिटेलिंग डालने की जगह हैप्पी कोइंसिडेंसेस को दिखाया जाता है कि बस कोइंसिडेंस की बात है भाई कि इस रोड में पेड़ गिर गए तो दूसरा रोड ले लो, ओ भाई आ गया जाके टायर पंचर हो गया। तो ये कोइंसिडेंस भी है, फुद्दू राइटिंग भी है, ऊपर से ये फ्रॉम वाले टीवी शो से कॉपीड भी है, बिल्कुल सीन बाय सीन। राइटिंग और डायलॉग डिलीवरी में जोक्स भी हद से ज्यादा सिली हैं, जैसे कि आंडो टाइक्वांडो, कान गान, और कहीं तलवार को काटने को कहा जाए तो बंदा तलवार से काटने की जगह तलवार को ही काटने लगता है। इस प्रकार की सिली
ह्यूमर दिखाया गया है, जिससे अच्छा ह्यूमर तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाता है, इंस्टाग्राम रील्स में मिल जाता है, तो तुम्हें ये मूवी देखने की आवश्यकता ही क्या है। हॉरर एस्पेक्ट्स में जंप स्केयर्स भी बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल है और हॉलीवुड की फिल्म लाइट्स आउट से कॉपी किए गए हैं। और बाकी हॉरर मूवी के जैसा वही हॉरर साउंड इफेक्ट लगाया जाता है, क्यों दिखाने के लिए कि तुम्हें अभी डरना है भाई, ये जंप स्केयर लगा दिया, अभी डर जाओ भाई, हमारी फिल्म डरा रही है, तुम्हें मान जाओ। और वही अंधेरा होते ही फिगर आती है, लाइट जलाते ही चली जाती है, लाइट्स आउट के जैसा। रात को सोते समय कैरेक्टर की भूत टांग खींच रहा है, उसकी चद्दर खींच रहा है, सेम चीजें, सेम बोरिंग ट्रोप्स। मेकर्स को ऐसा लगता है कि कैमरा एंगल और सिनेमेटोग्राफी की कोई समझ नहीं है। बल्कि एक सीन आता है जहाँ पे अर्जुन पैलेस के भीतर घुसने वाला है, उसका मैनेजर उसके साथ है, बाहर आंगन में वो है। अर्जुन वहाँ पे एक जगह पे गिर जाता है, साथ में बूढ़ा भी गिर जाता है मैनेजर। फिर वो उठने का प्रयास करते हैं, फिर गिर जाते हैं, उठने का प्रयास करते हैं, फिर गिर जाते हैं, उठने का प्रयास करते हैं, और अक्षय कुमार की पैंट पकड़ के नीचे से खींच लेता है मैनेजर और वो नीचे आ जाती है पैंट। और ये बताया जा रहा है कि कॉमेडी क्रिएट हुई है, पर ये सीन पूरा 20 सेकंड के भीतर समाप्त किया जा सकता था, फास्ट पेस एडिटिंग होती। पर यहाँ पे एक ओपन शॉट दिखाया गया है दूर से, जिस शॉट के भीतर केवल ये 2 कैरेक्टर हैं, बीच में 2 मिनट तो कम से कम ये सीन चलता है, तुम्हें ये सीन डेड फील होता है, सोच रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये सीन कब समाप्त होगा। इस प्रकार के सीन हमें टॉर्चर देने के लिए हैं कि अंत में हमें रियलाइज कराया जा रहा है कि देखो 2 मिनट बाद तुम टॉर्चर हो गया तुम्हारा पूरा, ये हमारा चुटकुला है बस हो भाई। इस प्रकार किसको हंसी आएगी। कैमरा एंगल्स का भी ठीक से यूज नहीं किया गया। कॉमेडी सीन्स में कैमरा एंगल मैं मानता हूँ हद से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मैंने स्पेसिफिकली चेक किया है कि यहाँ पे भूल भुलैया वाले वही सेम राइटर्स हैं, जिनके कारण वही सेम प्रेडिक्टेबल पंडित जी को सर पे पीटना, गौमूत्र जोक और वही मंत्रों का मजाक उड़ाना, वही चीजें जो पुरानी फिल्मों में तुम देख चुके हो, वही चीजें इन्हीं राइटर्स द्वारा फिर से रिपीट की जाती है। जहाँ पे हद से ज्यादा ये पोर्ट्रे करने का प्रयास किया जाता है कि अक्षय का कैरेक्टर लंदन के इंग्लिश बोलने वाले अंग्रेजी कल्चर से आया है और जहाँ पे हिंदू रिचुअल्स को बिल्कुल अपने बेनीथ मानता है। उसका एटीट्यूड लिटरली बस यही चिल्लाता है। उसको एक बार शिव मंदिर में ले जाया जाता है, जहाँ पे अर्जुन कहता है, अब अपने मन के भीतर वो मानता है कि अब मुझे शिव जी की पूजा करनी पड़ेगी क्या। दूसरा बूढ़ा कैरेक्टर बड़ी श्रद्धा से कह रहा है हर हर महादेव ओम नमः शिवाय, और अक्षय कुमार कह रहा है ओम नमः शिवाय हर हर महादेव, जैसे कि उसे क्यों दुखी किया जा रहा है भाई यहाँ पे आने के लिए। तो फिल्म के भीतर जो सटल मैसेजिंग दी गई है, सटल रिलीजियस प्रोपेगेंडा दिया गया है, और आगे तो वो सटल भी नहीं रहता, बिल्कुल लिटरली तुम्हारे फेस पे लगा दिया जाता है। ट्रेन का एक सीन होता है जहाँ पे अक्षय कुमार एक लड़की को बचा लेता है, और उसके बाद दूसरी पैसेंजर अक्षय कुमार को कहती है कि आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, तो किस्मत की बात है कि इस लड़की को आप यहाँ पे मिल गए, इसलिए इसकी जान बच गई। जिसके उत्तर में अक्षय कुमार कहता है इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, सब ऊपर वाले की है। ऊपर की ओर हाथ करता है अक्षय कुमार। अब इस सीन में क्योंकि ये फिल्म शुरुआत से ही हिंदुइज्म को मॉक कर रही है और सारे कैरेक्टर्स के नाम हिंदू है, तो ऑटोमेटिकली व्यूअर जब इस सीन को देखेगा तो वो सोचेगा यहाँ पे हिंदू गॉड्स की बात हो रही है, कि उन्हीं की कृपा है। लेकिन मूवी चाहती है कि तुम ये गलती ना करो ऐसा सोचने की कि यहाँ पे हिंदू गॉड्स की बात हो रही है, उनकी कृपा नहीं है। जब भी कोई मिरेकल क्रिएट हो रहा है तो वो क्रिश्चियनिटी की कृपा है, वो जीसस क्राइस्ट की कृपा है। ये चीज मूवी अच्छे से तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर देना चाहती है। इसलिए सीन में जहाँ पे अक्षय कुमार कहता है सब ऊपर वाले की कृपा है, तो सीन वहीं पे कट हो जाता है और तो तुम्हारे सामने मर्सी लॉज इंट्रोड्यूस किया जाता है। मर्सी शब्द सुनते ही मैं समझ गया था कि यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को अच्छा दिखाने वाले हैं, जीसस क्राइस्ट का नाम लेने वाले हैं। और वही होता है। अगले सीन में तुम्हें अक्षय कुमार नीचे आता दिखता है सीढ़ियों से, और पीछे एक बड़ी पेंटिंग लगाई गई है जहाँ पे जीसस क्राइस्ट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इस फिल्म में ये सीन डाउनलाइन के लिए महत्वपूर्ण था। मेकर्स ऑन द फेस तुम्हारे ये बात कह रहे हैं कि देखो वो गॉड्स जिनका हम लिटरली अब तक मजाक उड़ा रहे हैं भिन्न भिन्न सीनों में, हम उनकी बात नहीं कर रहे, वो मिरेकल क्रिएट नहीं करते। मिरेकल जब क्रिएट हो रहा है तो हम स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे हम जीसस क्राइस्ट की बात कर रहे हैं। फिल्म पूरी क्लैरिटी के साथ अपना पर्पस बता रही है, डिस्टिंक्शन बता रही है। फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं, यदि तुम्हें स्क्रीन पे कुछ चलते हुए देखना है और अपना दिमाग नहीं लगाना और सटल मैसेजिंग और प्रोपेगेंडा के साथ अपने आप को ब्रेन वॉश होने देना है, तो ये तुम्हारे लिए एक परफेक्ट फिल्म है। हॉरर कॉमेडी जोनरा के रूप में अपने आप को ये फिल्म प्रस्तुत करती है, लेकिन हॉरर या कॉमेडी किसी भी जोनरा में ये फिट नहीं हो पाती है और खरी नहीं उतर पाती है। पर फिर भी दूसरी फिल्मों की तुलना में ये अधिक प्रयास करती है। मुझे इस फिल्म की रेटिंग देनी हो तो मैं इसे दूंगा 5 में से 2.5 स्टार्स। वो इसलिए क्योंकि ये फिल्म ना ही एवरेज से ज्यादा बुरी है टॉलरेट करने के संदर्भ में, कि जोक्स तुम्हें क्रिंजी नहीं लगते लेकिन तुम्हें वो अच्छे भी नहीं लगते, या फिर तुम्हें उन जोक्स को सुन के हंसी भी नहीं आते, तो इसे औसत से ऊपर मैं रेट नहीं कर सकता। कॉमेडी के साथ ये हॉरर जोनरा में फिट नहीं हो पाती, वहां पे तो बुरी तरीके से फेल होती है, तो वहां पे तो मैं इसे रेट भी नहीं कर रहा। हमें इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि फिल्म की पेसिंग बेकार है, क्लाइमेक्स को टॉलरेट करना लगभग कठिन है। उसके सिवाय फिल्म बहुत ही ज्यादा अनइवन है, बहुत ज्यादा चीजें फोर्सफुल इस फिल्म के भीतर डाली जाती है, रोमांस को या फिर सटल प्रोपेगेंडा को, उस चीज को तो हमें हाईली कंसीडर करना होगा कि इस प्रकार के प्रोपेगेंडा डालने के बाद तो लोगों की बायस भी क्रिएट होने लगती है। मैंने अपनी बायस को बिल्कुल साइड में रखा है। यदि मैं अपनी बायस को इंक्लूड कर लूं तो उसके बाद मैं दूंगा इस फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार। ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट है। मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि तुम इस फिल्म को स्किप करो।